जीवन कोचिंग संस्थान आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय होगा वो है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति से पहले हम पूरे विश्व में लोकतांत्रिक सरकारों का अध्ययन कर लें, फिर हम आएंगे राष्ट्रपति पे। तो यदि पूरे विश्व में लोकतांत्रिक सरकारों की चर्चा की जाए तो पूरे विश्व में 4 तरह की लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। फिर होता है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। फिर एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाना है हमें। लेकिन उसके पहले हम देख ले पूरे विश्व में 4 तरह की लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक, संसदीय और अध्यक्षीय। जहां केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो अमेरिका है। अब क्यों अमेरिका है? क्योंकि अमेरिका में गणना अवशेष सिद्धांत लागू है। गणना अवशेष सिद्धांत का मतलब होता है जहां शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो। एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता एक ही केंद्र में निहित हो, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते, जैसे ब्रिटेन, चीन। संसदीय शासन व्यवस्था जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय हो, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय हो, ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय न हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब हमें जिस टॉपिक पे चर्चा करना है वो है हमारा राष्ट्रपति। तो उस पर हम अब आते हैं। ये तो बात हो रही थी विश्व में लोकतांत्रिक सरकारों की। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे जिसका नाम है राष्ट्रपति। यदि हम भाग की चर्चा कर ले तो भाग 5 है। अनुच्छेद पे चर्चा कर ले तो आपका अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 तक। देखिए, अनुच्छेद 52 से 62 तक हमें नहीं पढ़ना है। इसमें हमें वो सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत भी आते हैं। कहा क्या गया कि भारतीय संविधान के भाग 5, पहला जो हम लोग शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो इसमें कहा क्या गया है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक क्या उल्लेख है? संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको पढ़ाना है राष्ट्रपति, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। अब हम आर्टिकल्स पे भी आते हैं। तो आर्टिकल्स के स्तर पे हम जब आते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 52 ये कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत में एक
एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 आपका कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 53, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 53 में 3 बातें हैं। सबसे पहला, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसका प्रयोग वो अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ जो अधिकारी शब्द इस्तेमाल किया गया, अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा, इन अधिकारियों का अर्थ है मंत्रियों के सहयोग से। मंत्रियों के सहयोग से। अनुच्छेद 53-52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और 53-2 सबसे महत्वपूर्ण है। 53-2 में कहा, बार बार पूछा जाता है कि सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी कौन होता है, तो हमारा उत्तर होता है राष्ट्रपति। सेनाओं का, समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी कौन होता है, तो हमारा उत्तर होता है राष्ट्रपति। ये कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 53-2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी होगा। सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा। बार बार प्रश्न हमसे पूछा जाता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति। कहाँ लिखा गया? 53-2 में। फिर 53-3, हमने आपको 3 क्लॉज बताए थे। तीसरा क्लॉज क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति जैसे पद का सृजन कर सकती है। क्या कहता है? संसद को अधिकार है। संसद को अधिकार है। कैसा अधिकार है? अधिकार है कि वो राष्ट्रपति जैसे पद का सृजन कर सकती है। फिर से हम इस टॉपिक को हम फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। हमने आपको क्या बताया? संघ की कार्यपालिका। फिर हमने बताया कि पूरे विश्व में कितने तरह की लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं, जिसमें हमने आपको बताया एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या अंतर होता है वो हमने बताया। फिर हमने आपको, हमारा जो मूल टॉपिक था वो था राष्ट्रपति। हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया? संघ की कार्यपालिका, जिसमें हमने आपको क्या बताया है? जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया अनुच्छेद 52 में हमने आपको क्या बताया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर हमने आपको क्या बताया? अनुच्छेद 53 में हमने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधिकारियों का तात्पर्य मंत्रियों से है। फिर अनुच्छेद 53(2) कहता है कि राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी होगा। बार बार पूछा जाता है कि सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी कौन होता है, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। फिर तीसरा क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति जैसे पद का सृजन कर सकती है। देखिए, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो संविधान सभा के सामने एक समस्या विकट थी कि देश अभी लगभग 190 साल के बाद गुलामी, जो हमारी हथेली पर गुलामिता उकेरी गई थी, उससे मुक्ति पाया था। तो संविधान सभा के सामने ये अधिकार था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि राष्ट्रपति तानाशाह हो जाए। जब राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक ऐसे
पद का संसद को ऐसा अधिकार दिया गया कि यदि राष्ट्रपति तानाशाह हो जाए तो संसद राष्ट्रपति जैसे एक पद का सृजन कर सकती है। ये तो हो गई सामान्य सी बात। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के गठन की। क्या है गठन? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 ये कहता है, गठन की बात हम कर ले, ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। इसका जो निर्वाचक मंडल होगा हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे। तो कौन कौन लोग शामिल होंगे देख लीजिएगा। वो एक शब्द आप याद रखिएगा, वो शब्द क्या? निर्वाचित। जैसे ये निर्वाचक मंडल उसी तरह निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य, ये कॉमन शब्द याद रखिएगा। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य। ये कहा गया था कि संघ केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्या कहा गया था? केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी इनकी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा? तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो आप एक शब्द याद रखिएगा, जैसे लिखा है निर्वाचक मंडल वैसे ही निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ से? तो आप कहेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया है, प्रोसेस में भी ये चीज़ें। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करेगा। वो सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। फिर अनुच्छेद 331 क्या कहता है? 331 कहता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन को मनोनीत करेगा, वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। फिर क्या कहता है? अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल यदि विधानसभा के चुनाव में आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो एक सदस्य को मनोनीत करेगा। यही चीज़ चर्चा करें कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। फिर क्या कहा गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो भी विधानसभाएं होती हैं उनके जो सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें दिल्ली और पांडिचेरी 2 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में छूट दे दी गई। हमने अब तक आपसे क्या क्या चर्चा किया? हमने आपसे राष्ट्रपति के बारे में बताया,
फिर अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होगा। कैसे होगा? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुनाव होगा। एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है? इसमें देखिए कोटा निकालना होता है। जैसे एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है, जैसे आप इसको समझ लीजिए ऐसे ही। क्या होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति? एकल संक्रमणी मत पद्धति में जैसे A, B, C, D, E ये 4 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। आप वोटर हैं तो आप इनको 5 वोट दे सकते हैं। इनको पहला दे सकते हैं, इनको दूसरा, इनको तीसरा, इनको चौथा, इनको पांचवा, फिर दूसरा कोई आया, इनको दूसरा, इनको तीसरा, इनको पहला, इनको चौथा। ये सारी एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है और इसके हिसाब से कोटा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोटा। कोटा का सूत्र होता है वैध मत +1 बटे सीटों की संख्या +1। सीटों की संख्या +1। अब पूरा फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा तथा एक निश्चित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब एकल संक्रमणी मत पद्धति में क्या होता है? कोई एक व्यक्ति जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको वोट देता है, जिससे कोटा निकाला जाता है। कोटा निकालने का जो सूत्र होता है वैध मत +1 सीटों की संख्या +1, ऐसे निकाला जाता है। यदि पहली वरीयता से चुनाव हुआ, यदि सारे सदस्यों में से कोई कोटा प्राप्त नहीं किया, किसी को कोटा 50% का कोटा और किसी को इतना वोट नहीं मिला कि वो कोटा प्राप्त कर ले, तब जानते हैं क्या होगा? तब जो सबसे कम पाया हुआ, जो प्रत्याशी सबसे कम मत पाया हुआ रहेगा उसको हटा दिया जाता है और उसको हटाकर उसके मतों को जिस हिसाब से, जिस वरीयता क्रम में उसे मत मिले हैं, सब में आपस में बांट दिया जाता है। यही होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति। भारत में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये था एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब नोट में आप 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। जैसे द्वितीय वरीयता से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, नोट का पहला पॉइंट है आपका, जैसे पहली वरीयता में कोटा प्राप्त नहीं हो पाया था तो फिर क्या हुआ? फिर ये किया गया कि जो सबसे कम प्रत्याशी, जो सबसे कम मत पाया हुआ प्रत्याशी था, उसको सब पराजित मान लिया जाता है और पराजित मानने के बाद उसके वोटों को सारे लोगों के वोटों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब नोट में 3-4 पॉइंट आप लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, द्वितीय वरीयता से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति, द्वितीय वरीयता से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति जो है वो बीबी गिरी हैं। नोट का पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया? द्वितीय वरीयता से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे बीबी गिरी हैं। नोट का दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई समस्या आ जाती है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई बाधा पहुंचती है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो उसे
अनुच्छेद 71 के अंतर्गत केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और कोई नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद को सुनने का अधिकार किसे है? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को है। तीसरा एक चीज़ और लिख लीजिए, भारत में प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं। नीलम संजीवा रेड्डी हैं, आएंगे फिर इस पर चर्चा होगी। और एक देखिए, मुस्लिम राष्ट्रपति जितने भी हुए हैं, सिर्फ कलाम साहब को छोड़ दिया जाए तो उनकी जो मृत्यु है उनके कार्यकाल में हुई है। अब एकल संक्रमणी मत पद्धति की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की। किस पर चर्चा करेंगे? तो कार्यकाल। ब्रैकेट में आप कर लीजिएगा अनुच्छेद 56। देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। इसके पूर्व वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। फिर उसके पहले जो अपना वो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या संविधान के अतिक्रमण पर या संक्रमण पर, संविधान के संक्रमण पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो कार्यकाल पे चर्चा हो रही थी, तो हमने आपको यही बताया हमने आपको कार्यकाल में ये बताया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से कितना होता है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष। उसके पहले वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को। संविधान के अतिक्रमण की स्थिति पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी उसके पद पर न आ जाए। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी उसके पद पर न आ जाए। और दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इस बात की जानकारी सबसे पहले किसे देता है? तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यही बताया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। उसके पहले वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को। और संविधान के अतिक्रमण की स्थिति पर या संक्रमण की स्थिति पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग करते हुए उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे 2 बातें और बताई। एक, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जैसे जब तक उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। जैसे डीएम साहब, आजमगढ़ के डीएम साहब हैं, वो किसी फैमिली फंक्शन से बाहर जाना चाहते तो वो डीएम का पद लेके नहीं चले जाते हैं, वो किसी को दे देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से तब तक बना रहता है जब तक उसका नवीन उत्तराधिकारी उसके पद पर न आ जाए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है तो इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है वो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब योग्यता की बात कर ले हम। योग्यता की चर्चा थोड़ी सी कर ले, फिर
आगे बढ़ते हैं। किस पर चर्चा करनी है हमें योग्यता पर चर्चा करनी है। योग्यता में आप पहला जानते, आर्टिकल्स की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अब योग्यता की बात की जाए तो आप जानते हैं कहा गया कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता के बारे में कहा जाता है कि यह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु, ये एक बाध्यता है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरी बाध्यता ये है, देखिए बहुत सारी योग्यताएं लिखी गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण योग्यताएं उनकी हम चर्चा कर लें। जैसे 35 वर्ष, फिर कहा क्या गया कि ये लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, महत्वपूर्ण है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। फिर ये महत्वपूर्ण, इसको पूछा गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उसके नाम के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या कहा गया? राष्ट्रपति के चुनाव के समय 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जो प्रस्तावक हों वो अनुमोदक ना हो, जो प्रस्तावक हों वो अनुमोदक ना हो। इसे आप समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये विशेषता बताई गई है, योग्यता में बताया गया कि उसके नाम के 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हों। साथ ही साथ ये बात बताई गई कि जो प्रस्तावक हो वो अनुमोदक न हो। अब ये क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एक चीज़ पे और चर्चा हम करेंगे अभी। एक्चुअली ये अनुमोदक और प्रस्तावक, थोड़ा सा सुन लीजिए आप। ये अनुमोदक और प्रस्तावक की जो परंपरा है ये 1974 से स्टार्ट की गई और 1974 से 1997 तक, 74 से 97 तक 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे। लेकिन वर्तमान में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हैं। अब हमने आपको ये क्यों बताया 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक हैं? 97 से प्रक्रिया परिवर्तित की गई, 50-50 कर दिया गया। लेकिन 2014 के मेंस में प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो वहाँ पे विकल्प में 50 न होकर के 10 था। तो जब 50 न होकर 10 था तो हम लोगों ने 10 को मारा था। अब देखिए प्रस्तावक अनुमोदक क्या आता है और ये परंपरा लाई क्यों गई? देखिए ये परंपरा इसलिए लाई गई क्योंकि यदि प्रस्तावक अनुमोदक नहीं था तो जो व्यक्ति उठता था गांव की बीडीसी से लगाकर, ग्राम प्रधानी से लगाकर, विधानसभा से लगाकर, लोकसभा से लगाकर राष्ट्रपति तक चुनाव लड़ जाता था। और राष्ट्रपति का पद एक, और वो पद बड़े गरिमा का पद। तब संविधान के जो संसदीय मर्यादाओं के लोग थे उनको लगा कि नहीं, कुछ ऐसा व्यवधान किया जाए कि हर व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ पाए। तो उसके लिए 1974 में यह व्यवस्था की गई। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 1974 में कहा गया कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। परंपरा कब तक थी? तो आप कहेंगे 1997 तक। बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। होता क्या है,
जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा उस पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। फिर 50 अनुमोदक, 50 लोग अनुमोदन दे कि हाँ हमने स्वीकृति प्रदान की है। ये होता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। लास्ट पॉइंट है इसका, 15,000 रुपये की जमानत राशि रखता हो, 15,000 रुपये की जमानत राशि। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको राष्ट्रपति की योग्यता बताई। योग्यता में हमने आपको ये बताया कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उसके नाम के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये परंपरा 1974 से शुरू की गई। पहले 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक थे, 1997 तक चली, फिर ला के 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कर दिया गया। फिर हमने आपको बताया कि जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये राष्ट्रपति रखता है। और एक चीज़ और है, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चुनाव लड़े वो चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में ऐसी चीज़ नहीं है। अमेरिका में कहा गया है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव बस 2 बार लड़ेगा। पहले 4 बार था, अब परिवर्तित करके 2 बार। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव चाहे जितने बार चाहे उतने बार लड़ सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न हो तो भारत के मतलब उनके कार्यों का संचालन कौन करेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन कौन करेगा? ये सवाल है। तो ये कॉन्सेप्ट से आया था। हुआ क्या था वो घटना आप देख लीजिएगा, नोट करके आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा वो घटना कौन सी थी जिससे कॉन्सेप्ट निकल के आया। देखिए समय है 1969 का। 1969 में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन हमारी व्यवस्थाओं में कहा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेगा। अब राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। जाकिर हुसैन साहब की मौत हो गई। जाकिर हुसैन साहब की मौत हो गई और बीबी गिरी साहब बन गए राष्ट्रपति। क्या बन गए? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। इनकी भी इच्छा थी कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन राष्ट्रपति तो पहले से नहीं था, ये खुद राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंट डिस्चार्ज बिल लाया गया। प्रेसिडेंट डिस्चार्ज बिल लाया गया और गिरी साहब ने अपना जो त्यागपत्र था वो राष्ट्रपति की मेज को सौंपा था। और त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तब प्रेसिडेंट डिस्चार्ज बिल लाया गया और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति यदि नहीं है तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके कार्यों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। सवाल यह है कि अगर ये भी नहीं है तब कौन देखेगा?
तो आप कहेंगे वरिष्ठ न्यायाधीश देखेगा। कुल 6 जजों का पैनल बनाया जाता है वरिष्ठों में, 6 जजों का पैनल बनाया जाता है जो इसे देखते हैं। और एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे व्यक्ति बने जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी बने। फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन कौन करेगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन कौन करेगा। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि 1969 का समय था, जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति थे और बीबी गिरी साहब उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई। बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति बने, इनकी भी इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, तो संवैधानिक संकट था, फिर राष्ट्रपति के कार्यों को कौन देखेगा। तो इन्होंने अपना जो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति की मेज को सौंपा और चुनाव लड़ गए। फिर उसके बाद 1969 में प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज बिल लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेगा, उस उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश देखेगा। 6 जजों का एक पैनल बनाया गया वरिष्ठता के आधार पर, यदि कोई नहीं रहता है तो कोई देखेगा। एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे व्यक्ति बने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का भी संचालन किया। ये था आपका मुख्य मुद्दा। अब हम बात कर लेते हैं 2-3 पॉइंट्स के और की, कि जैसे अनुच्छेद 62 क्या कहता है। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 62 हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 62 अनुच्छेद 62 अनुच्छेद 62 क्या कहता है। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद समाप्ति से पहले, राष्ट्रपति का जो पद है उसकी समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पद समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। विशेष स्थिति में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। विशेष स्थिति में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 65, इसको भी देख लीजिए। अनुच्छेद 65 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 65 इसके पहले हालांकि बताया गया आपको, लेकिन आर्टिकल्स के अंतर्गत नहीं बताया गया था। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन या संचालन करेगा। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। फिर क्या कहता है अनुच्छेद 65 क्या कहता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेगा। अब वेतन की बात हम कर लेते हैं। देखिए, सामान्य तौर पे तो हम बोल देते हैं कि वेतन, लेकिन वेतन शब्द संवैधानिक नहीं है। वेतन शब्द का इस्तेमाल ना करके उपलब्धियां शब्द लिखा गया है। तो वेतन या उपलब्धियां, कॉमन सेंस आप समझिएगा। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन की यदि कहीं चर्चा है तो वह अनुसूची 2 में है। अब
राष्ट्रपति का वेतन या उपलब्धियों की चर्चा कहाँ है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के वेतन या उपलब्धियों की चर्चा अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में है। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो आप कहेंगे संसद करती है। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो आप कहेंगे संसद करती है। वर्तमान में वेतन कितना? तो आप कहेंगे 5 लाख। फिर कहा जाता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हाँ, आपातकाल के दौरान, आपातकाल अभी राष्ट्रपति पढ़ाते समय मैं आपको आपातकाल भी पढ़ाऊंगा, महाभियोग भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारे राष्ट्रपति के पार्ट्स हैं। तो आपातकाल के दौरान के वेतन में कटौती की जा सकती है। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया वेतन या उपलब्धियाँ। वेतन या उपलब्धियों में हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के वेतन या उपलब्धियों की चर्चा अनुसूची 2 में है। वेतन का जो निर्धारण करता है वो भारत की संसद करती है। फिर हमने आपको बताया कि वर्तमान में वेतन 5 लाख रुपए है। फिर हमने आपको बताया, क्या बताया कि वैसे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान उसके वेतन में कटौती की जा सकती है। अब एक शपथ देख लीजिएगा। शपथ देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ है उसकी चर्चा अनुसूची 3 में है। किसमें है? तो आप कहेंगे अनुसूची 3 में। राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति को विधि और संविधान के संरक्षक के रूप में, विधि और संविधान संरक्षक, विधि और संविधान संरक्षक के रूप में शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शपथ की बात हमने कही, तो शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। विधि और संविधान संरक्षक के रूप में शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और कल जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो इसी का एक पार्ट होगा, राष्ट्रपति का, और उसका नाम होगा महाभियोग। धन्यवाद।